हेलो गाइस। जिस तरह से हमने पिछली क्लास से बात की थी जिसमें पुनर्जागरण की बात की, धर्म सुधार आंदोलन की बात की, और उससे अगली हमारी जो क्लास रहेगी आज की अमेरिका की क्रांति। तो इस तरह से जो पिछली क्लासें हमने कवर की हैं और उनका पढ़ाने का तरीका जो था वही तरीका इसमें रहेगा, और उससे बेस्ट मैं तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आगे से आगे जो नॉलेज है वो बढ़ता ही जा रहा है और जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी सुधार आ रहा है। इसलिए जो मेरे से नहीं जुड़ रहे हैं वो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए, जिससे कि आपके पास जो क्लासें हैं वो पहुंच सके टाइम टू टाइम। तो अमेरिका की क्रांति आज का टॉपिक है हमारा। अमेरिका की क्रांति में जो कि अमेरिका में किस तरह से क्रांति आई, वो इंग्लैंड के अधीन था जो अमेरिका महाद्वीप, और अमेरिका महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। इस अमेरिका क्रांति के क्या क्या परिणाम थे और इसके क्या क्या कारण थे, उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और इसकी PDF के माध्यम से, इसकी PDF जो भी प्राप्त करना चाहे वो टेलीग्राम लिंक की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा अगर जो डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं क्या, अगर उससे आप नहीं जुड़ सकते तो मेरे WhatsApp नंबर है वो मैंने नीचे दे रखे हैं, उससे जुड़ करके आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिससे कि, और ग्रुप में है पूरी सिक्योरिटी है। ग्रुप है वो इस तरह का है कि जब आप मेरे नंबर को ऐड करोगे तभी मेरे पास आप जुड़ पाओगे, और जो ग्रुप में है और बंदे ऐड हैं उनको आप नहीं दिख पाओगे कि ग्रुप में कौन कौन ऐड है, ठीक है। वो मेरे पास ही मेरे को ही पता चलेगा। तो बहुत सिक्योरिटी है ग्रुप में भी, नो टेंशन रहिए। तो देखिए, अमेरिका की क्रांति, सामान्य परिचय, अमेरिका की खोज के बारे में, ठीक है। तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था, यानी क्रिस्टोफर जो कोलंबस था वो स्पेन का निवासी था, उसने की जो कि एक आकस्मिक घटना थी। कोलंबस एशिया का जलमार्ग ढूंढने निकला था, लेकिन वह इस नई दुनिया में जा पहुंचा, अतः इसका नाम नई दुनिया भी पड़ा। इससे पहले स्पेन के लोगों को इस नई दुनिया के बारे में नहीं जानकारी थी। अमेरिको वेस्पुकी कौन था? ये अमेरिको वेस्पुकी था, इसी के नाम पर जो अमेरिका महाद्वीप है उसका नाम पड़ा था अमेरिको वेस्पुकी के। जो यह एक इटालियन नाविक था, इसके नाम पर ही नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा। इससे ब्राज़ील तक की यात्रा की थी तथा इन्होंने अपनी यात्राओं को विशुद्ध वर्णन किया। एजिटिक कौन है? तो यहाँ पे एक जाति रहती थी जो मैक्सिको के अंदर निवास करती थी, उसको एजिटिक कहा गया। इका जाति थी, वो पेरू प्रदेश में निवास करती थी, उसे इका कहा गया, ठीक है। इस तरह से ये है। और स्पेन जिसका हमने देख लिया, स्पेन कहाँ पे है, इंग्लैंड कहाँ पे स्थित है, तो ये है। इसके अलावा फ्रांस है, इसमें 1524 ईस्वी में वेरिजोना फ्रांस की तरफ से उत्तर तट पर जा पहुंचा था ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस अमेरिका की क्रांति के प्रमुख कारणों की, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण है और इसकी PDF है, मैंने बता दी किस तरह से आपको प्राप्त होगी। तो अमेरिका की क्रांति देखिए, अमेरिका की क्रांति के अनेक कारण थे, जिसमें पहला कारण माना जाता है उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति अभाव, ठीक है। कुछ कई कारण थे जिन कारणों की वजह से जो इंग्लैंड में या अमेरिका के अंदर जो क्रांति उत्पन्न हुई उसके वे कारण बने, ठीक है। उसको एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए, अमेरिका क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विश्व के इतिहास में अमेरिका के उपनिवेशों की क्रांति अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी माना गया है, जिसमें पहला है उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। यानी देखिए, जो उपनिवेशी थे अमेरिका महाद्वीप के अंदर, जो उपनिवेशी थे, उपनिवेशी कौन? जो बाहर से आए हुए लोग थे। जैसे अमेरिका महाद्वीप में जो अमेरिका थे वहाँ के जो लोग थे वो क्या किए कि जो अमेरिका महाद्वीप था उसमें जो चोर चक्के हुआ करते थे उनको क्या करते थे, ये अमेरिका के अंदर डाल दिए करते थे। कौन? इंग्लैंड वाले। तो ये यहाँ पर रहने लग जाते थे। तो क्या हुआ कि जो अमेरिका महाद्वीप में वो आए थे लोग, कुछ तो यहाँ पे कमाने की दृष्टि से आए थे कि वहाँ पे कुछ रोज़गार मिल जाएगा या फिर आर्थिक स्थिति को अपनी अच्छी, और कुछ थे जो नाविक थे उनको यहाँ का कल्चर अच्छा लगा तो वो यहीं पे रहने लगे। और इंग्लैंड है, वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो ख़राब थी। वहाँ पे क्या था कि लोगों को शोषण हुआ करता था और सरकार के अधीन ही सारा काम हुआ करता था, और यहाँ पे जो जनता थी वही अपना शासन चलाती थी। इस कारण से यहाँ के जो लोग थे उपनिवेशी वो यहाँ पे रहने लग गई और इंग्लैंड के प्रति प्रेम की भावना नहीं रही। तो देखिए, उपनिवेशी में इंग्लैंड के प्रति का अभाव
तो इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश यूरोपियन थे, यानी यूरोप महाद्वीप के थे अमेरिका में रहने वाले अधिकांश लोग। वह अमेरिकन लोगों इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रकार का लगाव नहीं था। इन उपनिवेशों में जो लोग आकर बसे थे वे लोग वो यूरोपियन चर्च में वहाँ की सरकारों के अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बसे थे। इन लोगों में इंग्लैंड के प्रति किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड से सज़ा प्राप्त लोगों को भी, यानी इंग्लैंड में जो सज़ा प्राप्त लोग थे, यार कहाँ आ गए, फ्रांस क्रांति में आ गए। तो क्या था कि अमेरिका में जो सज़ा प्राप्त लोग थे जिनको सज़ा मिली थी, जैसे हमने अभी बात की चोर चक्के वगैरह वो थे, उनको जहाँ सज़ा मिलती थी तो वहीं यहाँ पे आकर के रहने लग जाते थे। देखिए, वह अमेरिकन लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रकार का लगाव नहीं था। इन उपनिवेशों में जो लोग आकर बसे थे वे लोग यूरोपियन चर्च में वहाँ की सरकारों के अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बसे थे। इन लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड से सज़ा प्राप्त लोगों को भी इन उपनिवेशों में भेज दिया जाता था। अतः ये लोग वहाँ की सरकार के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखते थे, जो कि अमेरिका क्रांति का मुख्य कारण बना। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति लोगों को चारित्रिक भिन्नता। अब ये देखिए क्या है, इसमें ये बताया गया कि जो इंग्लैंड के लोग थे उनमें चारित्रिक विशेषता थी, यानी चारित्रिक भेदभाव था। जैसे जो चर्च के अनुयायी थे वो क्या करते थे, उनको अलग अलग भागों में बांट कर रखा था। ठीक है, जो छोटी जाति के लोग थे उनको एक अलग ही दृष्टि से देखते थे, भेदभाव की दृष्टि से देखते थे। और अमेरिका में आने के बाद इन लोगों को वही अधिकार मिला जो हर व्यक्ति के पास था। जबकि इंग्लैंड में क्या था कि वहाँ के लोगों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया था, जिस कारण से वहाँ पे लोग हैं वो क्या होते, परेशान हो जाते थे। और यहाँ पे इस प्रकार की यहाँ की कल्चर होने के कारण यहाँ के लोग इन्हें पसंद आए और ये यहीं पे रहने लग गए। ठीक है, तो चारित्रिक जो भिन्नता थी वो भी एक प्रमुख कारण बना। देखिए, उपनिवेशों में रहने वाले 90% लोग अंग्रेज थे, लेकिन इन अंग्रेजों लोगों का चरित्र व मानसिकता इंग्लैंड के अंग्रेजों के से काफ़ी भिन्न था। उपनिवेशों के अधिकांश अंग्रेज लोग यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। ठीक है, जो इंग्लैंड के लोग थे वो चर्च को मानते थे या उसके अनुयायी थे। उपनिवेशों में रहने वाले लोगों में समानता की भावना थी, जबकि इंग्लैंड के लोगों में अभी अभी वर्ग भेद की भावना बनी हुई तथा इंग्लैंड के समाज में कुलीन वर्ग की प्रधानता थी। जो कुलीन वर्ग था उसकी प्रधानता थी सर्वाधिक। इस प्रकार उपनिवेशों में बसने वाले लोगों में अंग्रेज व इंग्लैंड में बसने वाले लोगों की मानसिकता में दृष्टिकोण में काफ़ी अंतर था। ठीक है, क्या अंतर था कि जो इंग्लैंड थे वहाँ के लोगों का जो कल्चर था वो अलग था। ठीक है, और जो अमेरिका थी वहाँ पे महाद्वीप में जो लोगों के प्रति समानता का भाव था वो इनको प्रेरित करता है, किनको, उपनिवेशियों को, जिस कारण से यहाँ पे लोग बसने लगे थे। उपनिवेशियों लोगों का स्वतंत्रता प्रेमी होना, इसमें क्या है कि जो यहाँ के लोग थे, कहाँ के, अमेरिका के लोग, ये एक स्वतंत्र लोग थे। इनके अंदर किसी का कोई का अधिकार नहीं था या इनके ऊपर कोई राजा नहीं हुआ करता था। तो ये सरकार है खुद ही चलाया करते थे, यानी जनता के ऊपर ही इनकी थी। जबकि इंग्लैंड में क्या था कि उनकी सरकार के द्वारा उनका और उपनिवेशों का यहाँ पे शोषण किया जाता था, जिस कारण से जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग थे वो अमेरिका से ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ये भी देखिए स्वतंत्रता प्रेमी होना। उपनिवेशियों में बसे हुए लोग इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही व स्वतंत्रता प्रेमी थे। ये लोग अपना शासन एवं शासन चलाने के लिए उत्सुक थे तथा अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते थे। यानी यहाँ के लोग थे वो क्या करते थे, ये अपना स्वतंत्रता के लिए उत्सुक थे, यानी स्वतंत्र रहना चाहते थे और अपनी जो स्वतंत्रता थी उसको कायम रखना यानी लागू रखना चाहते थे। जबकि इंग्लैंड में इस तरह का नहीं था। इन उपनिवेशियों में बसे हुए लोगों इंग्लैंड के रूढ़िवादी और पुरानी लकीरों पर चलने वाली शासन व्यवस्था से स्वतंत्र होना चाहते थे। ये लोग जनतंत्र शासन प्रणाली और स्वतंत्रता में अधिक रुचि रखते थे। यानी जनतंत्र प्रणाली यानी लोगों के द्वारा जो प्रणाली बनाई गई थी या उनका शासक चुना जाता था वो भी एक कारण बना। ठीक है, चौथा है उपनिवेशों में दोषपूर्ण शासन व्यवस्था।
अब देखिए इसमें क्या क्या रखा है कि जो उपनिवेशी थे उनमें दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, जैसे अमेरिका की क्रांति का एक मुख्य कारण उपनिवेशियों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। यहाँ शासन व्यवस्था के 3 प्रकार के अंग थे, जिसमें गवर्नर हो गया, गवर्नर की क्रांतिकारिणी समिति, और विधायक। विधायक सदन अथवा उस असेंबली भी कहा जाता है, इसे विधायक को क्या बोला जाता है, असेंबली। देख क्या थे, इसको अच्छे से समझिए। गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी समिति सम्राट के अंतर्गत आती थी, यानी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी जो समिति थी वो सम्राट के अंतर्गत आती थी। जो सम्राट कौन हो, वो विधायक हुआ करता था, और ये दोनों विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा ही किया जाता है, यानी यहाँ पे जो निर्वाचन किया जाता था वो जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे कहीं पे भी जनता के द्वारा किसी भी शासक का निर्वाचन किया जाए तो वहाँ की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जनता है वो इस ऐसे इंसान को चुनेगी जो कि वो जनता के प्रति प्रतिनिधित्व हो, यानी उनके प्रति कुछ सोचता हो। तो जनता के द्वारा ये चुना जाता था, कौन, विधायक। तो कानून बनाने और उसको लागू करने का अधिकार विधायक सदन के हाथ में होता था, और जो ये चुनते थे विधायक को उसके पास ही कानून था, यानी इसी के हाथ में था ये कानून। वेतन का निर्धारण का अधिकार भी विधायक सदन के हाथ में ही होता था। इस प्रकार की व्यवस्था इंग्लैंड की सरकार को अच्छी नहीं लगी। अच्छी कैसे लगती, वहाँ पे सरकार को लाभ होता था, वे इनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती थी जो उपनिवेशियों की जनता के स्वीकार नहीं था, जिसके चलते दोनों के मध्य टकरार स्थिति बन गई, यानी एक कारण ये भी बुना। 5वां है उपनिवेशियों के प्रति इंग्लैंड सरकार की गलत धारणा, यानी इसमें ये कहा गया है कि जो उपनिवेशी थे इंग्लैंड के अंदर, तो उपनिवेशियों से वो टैक्स वसूल किया करते थे, और उनका ये मानना था कि उपनिवेशी है वो अपना लाभ करने के लिए आए हैं, ठीक है, उनको लाभ की दृष्टि से देखते उपनिवेशियों को इंग्लैंड के लोग, जिस कारण से भी एक क्या हुआ, एक कारण बना अमेरिका की क्रांति का। तो उसको देखिए अच्छे से। अरे यार, ठीक है, परिणाम आ गए। हम चल रहे थे कहाँ पे, उपनिवेशियों के प्रति इंग्लैंड सरकार की गलत धारणा, ठीक है। इसको देखिए, इंग्लैंड की सरकार व वहाँ की जनता की यह धारणा थी कि उपनिवेशियों इंग्लैंड के लाभ पहुँचाने के लिए ही, और इसी आधार पर इंग्लैंड की सरकार इन उपनिवेशियों को अधिक शोषण करना चाहती थी, जो अमेरिका की क्रांति एक मुख्य कारण बनी, ठीक है। यानी ये उपनिवेशियों से आर्थिक शोषण करना चाहते थे, और कुछ अन्य कारण भी बने जिसमें नई आर्थिक नीतियाँ बोलते हैं, जिसमें पहला है स्टाम्प एक्ट। ये क्या था कि यहाँ पे जो पत्रिकाएं, पुस्तकें और जैसे सरकारी दस्तावेज थे, उनके ऊपर जो साइन करवाने होते थे उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किसने, ग्रेनवेल नामक एक प्रधानमंत्री था यहाँ पे, जिसने 1765 ईस्वी में क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ की जनता है उसके ऊपर इसका सर्वाधिक मात्रा में इफेक्ट पड़ा, या उपनिवेशियों के प्रति भी जो पड़ा वो एक अलग पड़ा। इसको देखिए, 1765 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनवेल ने स्टाम्प एक्ट पारित किया। इस एक्ट के द्वारा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, लाइसेंसों, पट्टों व कानूनी दस्तावेजों आदि पर टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया। इस नए कानून से उपनिवेशियों में पहले से चला आ रहा असंतोष और अधिक बढ़ गया, जबकि स्टाम्पों से होने वाली आय का उपयोग उपनिवेशियों के लिए होना था, लेकिन उपनिवेशियों की जनता ने इस नए एक्ट का तत्काल विरोध कर दिया, ठीक है, जो 1766 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया। समझ में आया कुछ कि स्टाम्प एक्ट क्या था, जो पत्र पत्रिकाएं थी, पुस्तकें थी, जो भी कार्यालय संबंधित जो भी दस्तावेज थे उनके ऊपर टैक्स लगाना, यानी उनके ऊपर मोहर लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, और टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिस कारण से इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, उपनिवेशियों के ऊपर पड़ा। जो उपनिवेशियों से पहले से ही असंतोष था कि इनकी धारणा थी कि उपनिवेशी है वो हमें लाभ प्राप्त करने के लिए आए, या जो भी कमाएंगे वो हमारे पास ही आए, उस तरह की इनकी धारणा थी, जिस कारण से वो असंतोष तो था ही, जिस कारण से ये असंतोष भी स्टाम्प एक्ट लगाने के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दूसरा है शुगर एक्ट। ये शुगर एक्ट क्या था, तो शुगर एक्ट 1764 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनवेल ने बनते ही लगा दिया था, ठीक है। ये प्रधानमंत्री का पद संभालते ही शुगर एक्ट के रूप में पहला कदम उठाया था। इस
एक्ट के तहत उपनिवेशों में विदेशी रम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया तथा सिरे के ऊपर भी इसने साधारण कर है वो लगाना शुरू कर दिया। इनके अलावा अन्य मादक पदार्थों पर भी कर लगाना शुरू कर दिया इसने, जिस कारण से यहाँ के लोगों में जो असंतोष था वो काफ़ी उजागर हुआ। तीसरा है बॉस्टन हत्याकांड। इसमें क्या थे, जो इंग्लैंड के लोग थे या इंग्लैंड के जो सैनिक थे वो बोस्टन एक जगह है वहाँ के लोगों के 3 लोगों के अंदर गोली मार दी, जिस कारण से वहाँ पे लोग हैं वो इसका आक्रमण करने लगे या इसका विरोध करने लगे। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने न्यूयॉर्क की विधानसभा को निलंबित कर दिया, जिसका कारण था अंग्रेजी सैनिक के आवास के लिए न्यूयॉर्क की विधानसभा के द्वारा आवास की उत्पत्ति उचित व्यवस्था नहीं करना। ठीक है, यानी जो वहाँ के न्यूयॉर्क की विधानसभा के द्वारा आवास की उनकी उचित व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे उनकी। अरे यार, हम कहाँ पे आए, बॉस्टन हत्याकांड के ऊपर। तो ये देखिए, ये 1773 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने न्यूयॉर्क की विधानसभा को निलंबित कर दिया, जिसका कारण यहाँ के अंग्रेज सैनिकों को आवास के लिए न्यूयॉर्क की विधानसभा के द्वारा आवास उचित नहीं करता था। न्यूयॉर्क की विधानसभा को भंग किए जाने के कारण उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति असंतोष बढ़ गया और यह असंतोष बॉस्टन हत्याकांड के बाद और अधिक उग्र हो गया। 5 मार्च 1770 ईस्वी को दिन यानी 5 मार्च 1770 ईस्वी के दिन बॉस्टन शहर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के मध्य आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा गोलीबारी तक पहुंच गया। अंग्रेज सैनिकों के द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें क्या हुआ कि 3 लोग मर गए। ठीक है, 3 नागरिक मर गए और इस घटना से उपद्रवी लोग थे वो और अधिक उत्तेजित हो गए उठे। इस घटना को बॉस्टन हत्याकांड कहा गया। इसके अलावा बॉस्टन टी पार्ट के, तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो चाय के जहाज़ थे वो भरकर आए थे और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, लेकिन चालू करने के बाद वो जहाज़ भरकर आए थे और उनको उतार दिया गया था। उतारने के बाद क्या हुआ कि उनको ले जाया जा रहा था गोदामों के अंदर। उससे पहले यहाँ पे लोग हैं वो भेष बदल करके उनको तालाबों में या सागरों में फेंक दिए। तो ये भी एक घटना थी। बॉस्टन हत्याकांड के बाद ब्रिटिश संसद को झुकना पड़ा और वो सभी वस्तुओं के ऊपर से चाय को छोड़कर टाउन सेल शुल्क हटा दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार 1770 ईस्वी के बाद अवैधानिक रूप से बहता ही जा रहा था। अतः कंपनी की प्रार्थना थी कि 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने के लिए अधिकार प्रदान कर दिया गया। दिसंबर 1773 ईस्वी को बॉस्टन बंदरगाह पर चाय लेकर आए हुए कुछ जहाज़ रुके हुए थे। इन जहाज़ों के माल को उतार कर गोदाम में ले जाने की योजना थी और 26 दिसंबर को यानी 1773 ईस्वी में की रात को 50 से 60 लोग हैं अपना भेष बदल कर आए और जहाज़ों पर धावा बोल दिया और जो चाय के भरे हुए ट्रक थे उनको समुद्र में फेंक दिया गया। इसी घटना को इतिहास में बॉस्टन टी पार्ट की घटना के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये बात होगी अमेरिका क्रांति के कारण, जिसमें स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट और बॉस्टन टी पार्टी हत्याकांड और बोस्टन हत्याकांड, ये कुछ कारण थे जिनके कारण ही जो अमेरिका की क्रांति है वो छिड़ी। अब इसके परिणाम क्या पड़े, उन परिणामों को देखते हैं। तो इसके परिणाम देखिए, अमेरिका की क्रांति के अनेक परिणाम सामने आए जिनको निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, इसको देखिए। पहला है वाणिज्यिक सिद्धांत का अंत। इस सिद्धांत के अनुसार वही देश शक्तिशाली व समृद्ध समझा जाता था जिसके पास मुद्रा के रूप में सोना चांदी होता था। लेकिन अमेरिका की क्रांति ने इस सिद्धांत को बदल दिया और इंग्लैंड को अमेरिका के उपनिवेशियों के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, इसमें जो यहाँ के लोगों की क्या सोच थी, इंग्लैंड के लोगों की, कि जिसके पास सोना चांदी सर्वाधिक मात्रा में होगा वो ही शक्तिशाली या समृद्ध देश माना जाएगा। लेकिन जो अमेरिका महाद्वीप था वो इस बात को अस्वीकार करा या इसको गलत साबित कर दिया। एक ये हो गया। जार तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। जो जार तृतीय था उसका इससे क्रांति के कारण अंत हो गया। इंग्लैंड द्वारा शोषण की नीति का त्याग कर दिया गया। जो इंग्लैंड था
वो शोषण कर रहा था कि इसका अमेरिका महाद्वीप का, वो उसका अंत हो गया। चौथा है यूएसए का जन्म हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जन्म हो गया इसके अंदर। और पांचवी है फ्रांस के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरणा मिली और फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, एक ये हो गया। छठवा है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का जन्म संभव हुआ। ठीक है, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का जन्म संभव है, ये कुछ कारण बढ़िया परिणाम बने। अमेरिका की क्रांति में इंग्लैंड की पराजय के कारण अथवा अमेरिका की सफलता के प्रमुख कारण, ये भी देख लीजिए। इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य लगभग 300 मील की दूरी थी, जो कि अमेरिका की जो दूरी थी इंग्लैंड से वो 3000 मीटर थी, 3000 मील, जिस कारण से आने जाने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इस कारण से भी एक हारने का कारण हुआ। दूसरा, उपनिवेशियों का योग्य व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व किया जाना, यानी जो उपनिवेशी थे वो थे योग्य, यानी उनमें जो योग्य व्यक्ति थे उनके द्वारा इसका क्या किया, नेतृत्व किया गया। और तीसरा है जातीय समानता का होना, यानी यहाँ पे समानता थी लोगों के द्वारा, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं हुआ करता था या किसी को नीचे दृष्टि से नहीं देखते थे, अभाव की दृष्टि से नहीं देखते थे। और इंग्लैंड के अंदर क्या था, उल्टा था, उनके अंदर वर्ग विभाजन था, जिस कारण से भी एक कारण बना। इंग्लैंड के द्वारा उपनिवेशियों की शक्ति का गलत मूल्यांकन करना, यानी उपनिवेशियों के द्वारा जो उपयोग लिया जाता था कि इनको इंग्लैंड के लोगों के द्वारा, और एक गलत धारणा थी उनकी कि उपनिवेशी हैं वो हमें लाभ प्राप्त करने के लिए है। पांचवा है इंग्लैंड के शासन जॉर्ज तृतीय में इसके मंत्रियों के द्वारा गलत नीतियों का निर्धारण। छठवा है उपनिवेशियों के अंत अन्य राष्ट्रों का सहयोग मिलना। ठीक है, ये भी कुछ कारण बने। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की, जो अगली क्लास होगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये पढ़ाने का तरीका तो कैसा लगा वो भी बताइए, और इसमें क्या सुधार किया जाए उसके ऊपर भी बताइए कि इसमें ये सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अमेरिका की क्रांति के कारण। ठीक है, अमेरिका क्रांति के कारण पढ़े और उसके परिणाम पढ़े। ठीक है, ये बात पढ़ी हमने जो बीए फाइनल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिकी क्रांति के का क्या कारण थे। ठीक है, एक पूरा एक टॉपिक है अमेरिकी क्रांति, इसको देख लिया। मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन एक बार ये वैसे बोले लीजिए 70 14 41 88 98, यानी 7014418898। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इसके बाद हम फ्रांस की क्रांति को डिस्कशन करेंगे। ओके, लव यू ऑल।